हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टॉक बॉक्स बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है विशाल एंड यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स और उनके कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। तो हम लोग चूज करके लाते हैं लोगों के लिए बेस्ट आर्टिकल्स। वहाँ पे इसका हम कॉज और इफेक्ट, इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो क्या कॉज है इस किसी इवेंट का और इसका क्या इफेक्ट होगा हमारे पॉकेट्स पे, हमारी लाइफ पे, हमारी इकोनॉमी, कंट्री, हर जगह। तो यहाँ पे हमारा एम होता है कि हम सीखें कि किस तरीके से आपको बिजनेस न्यूज़पेपर्स को पढ़ना चाहिए और कैसे उन्हें एनालाइज करना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल है चाइना फेसेस मिडिल टेक ट्रैप, ऑफिशियल थिंक टैंक। अब थिंक टैंक है चाइनीज थिंक टैंक। इन्होंने वार्न किया है कि चाइना जो है इस वक्त मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप में है, पोटेंशियल मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप। अब देखिए, इंडिया भी इस ट्रैप में आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम चाइना से पीछे हैं। तो जो मुसीबतें, जो प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही हैं अभी, लेट्स से ग्रोथ में या फिर किसी भी चीज़ में, वो आगे जाके इंडिया को भी आ सकती हैं। देखिए, दोनों कंट्रीज में बहुत चीज़ें सिमिलर हैं और कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिससिमिलर हैं ऑफ कोर्स। बट जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है तो उनको आप देखा गया होगा कि उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं कॉमन टाइप के होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि चाइना मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप में है पोटेंशियली, और जब तक कि वो अपने दरवाजे नहीं खोलता वाइड ओपन नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है, और साइंटिफिक इनोवेशन के लिए, तब तक वो जीत नहीं पाएगा जो ऑनगोइंग टेक वॉर है जो यूएस के साथ चल रही है, ठीक है। और नहीं डील कर पाएगा यूएस की प्रोग्रेस के साथ। अगर आप देखें तो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्टिल डाउनस्ट्रीम में है, अगर आप देखें, ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। और यहाँ पर रिस्क फेस कर रहा है बीइंग हैमस्ट्रन एट लो एंड मिड एंड बाय डेवलप्ड कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी एंड जापान। तो अभी भी चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो डाउनस्ट्रीम में चल रहा है, ठीक है, ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रिस्क भी फेस कर रहा है ये हैमस्ट्रिंग होने के एट द लो एंड मिड एंड, मतलब फंसा रह जाए लो और मिड एंड में। हैमस्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, बाय डेवलप्ड कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी और जापान, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ही ज्यादा आगे हैं। आप सबने सुना होगा और सबने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। तो यहाँ पे इन्हें इंक्रीजिंगली नीड है कि इन्वेस्ट करे साइंटिफिक इनोवेशन में सबसे पहले। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए अभी चाइना बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी डर चुके हैं चाइना में इन्वेस्ट करने से, तो उनको वापस लाना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और उनके इन्वेस्टमेंट्स को चाइना में लाकर चाइना की साइंटिफिक प्रोग्रेस को इंक्रीज करना। तो कंट्रीज दैट डेवलप लेटर यूजुअली हैव डिफिकल्टीज इन इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग। देखिए, ये इशू इंडिया को भी आ सकती है इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग में, और आती ही है, एंड ट्रांजिशनिंग टू हाई इनकम कंट्रीज बिकॉज दे लैक ओरिजिनल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। क्या इशू है? अब जितनी भी कंट्रीज थी, जर्मनी, जापान और यूएस, इनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छी थी, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, लेकिन सिर्फ ये मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, ये प्रोडक्ट को खुद से डेवलप कर रहे थे अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, उस प्रोडक्ट को बना के फिर उससे मैन्युफैक्चर करते थे, राइट। इंडिया क्या कर रहा है और चाइना, ये दूसरों के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। आईफोन हमने नहीं डिजाइन किया, हमने कुछ इनोवेशन नहीं किया, हम बस उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे ही आप जितनी भी टेक्नोलॉजी देखिए इंडिया में, ज्यादातर जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज के लिए, हम सिर्फ उसे मैन्युफैक्चर करना जानते हैं, उसे बनाना हमें नहीं पता कि कैसे बनाना है, हमारे पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है उसे डेवलप करने का, नहीं तो हम भी उसके कंपटीटर्स बनाते हैं। तो लेकिन यूएस, जर्मनी और जापान के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं जो सिर्फ दुनिया में यही बनाते हैं, उसका टेक्निकल नो हाउ इनके पास है, उसकी रिसर्च डेवलपमेंट यही करते हैं। तो ये एक इशू आए है जो इंडिया फेस करता है, चाइना फेस करता है ना, और भी सारी कंट्रीज फेस करती हैं कि ओरिजिनल टेक्नोलॉजी उन्होंने नहीं बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिमिटेड, एक लिमिट में रह जाते हैं, एक ना आप सीलिंग बना देते हैं, यार आप इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, राइट। अगर आप सिर्फ दूसरों के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते रहोगे तो ये जो मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप है ये डिस्क्राइब करता है एक ऐसा सिनारियो। देखिए, एक ऐसा सिनारियो जहां पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज सिर्फ आती हैं इसमें, ये बेनिफिट करती हैं इंडस्ट्रियल ट्रांसफर से ड्यू टू द लो कॉस्ट एडवांटेजेस। हमारा एडवांटेज क्या है भाई? कम कॉस्ट में सामान बना देंगे, ठीक है, राइट। चाइना का भी यही था, बहुत फेमस है चाइना इसके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आ जाता है हमारे पास। अगर लॉन्ग रन में आप देखें, जब ये एडवांटेजेस खत्म होंगे कि इंडिया में 50 साल 100 साल बाद क्या यही इसी कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर होगा सामान? नहीं, लोग की सैलरीज इंक्रीज होंगी, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो इंक्रीज होता ही रहेगा, ठीक है। और तब तक जो दूसरी कंट्रीज है वो भी कैचअप कर लेंगी, राइट। तो हमें ऐसी कोर टेक्नोलॉजीज बनानी होंगी, राइट, जो
हम अगले 100, 150, 200 साल तक भी इसे और इम्प्रूव करते रहें, इनोवेट करते रहें और सेल करते रहें। तो यहाँ पे ये जो इशू है जो चाइना के साथ है, यही सेम इशू इंडिया के साथ भी आ सकती है और होगी। ये चैलेंज हम जरूर फेस करेंगे अगर हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स में स्क्वीज बैंक इंटरेस्ट मार्जिन्स बाय 30 bps मोर। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? बैंक्स की बात हो रही है, ठीक है। अब बैंक्स, कॉस्ट ऑफ फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैंक के लिए, क्योंकि बैंक के पास वो पैसे है नहीं जो वो लगा रहा है, दूसरों को लोन दे रहा है। आपको बैंक ने लोन दे दिया 10 करोड़ का, तो क्या वो बैंक के अपने पैसे थे? नहीं, राइट। ये डिपॉजिट से आते हैं और ये दूसरी जगहों से आते हैं, या फिर बैंक इन्हें बोरो करता है, राइट। अब बैंक इन्हें बोरो करता है लो कॉस्ट पे और हमें ये लोन देता है हाई कॉस्ट पे, तो ये उस पैसे को कमाता है, ये होता है इसका मार्जिन, ठीक है। अब बैंक जो है ये दे आर लाइकली टू सी द नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, ठीक है, ब्रॉडली द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स एंड पेड ऑन डिपॉजिट्स। देखिए वेरी सिंपल, डिपॉजिट मैंने एफडी किया 7% पे, राइट, लेकिन मैं लोन ले जाऊंगा, मुझे मिल रहा है लेट्स से 12% पे, तो ये 5% का जो है ये है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये यही समझाया गया है आपको यहाँ पे, ठीक है। NIM बोलते हैं हम जिसे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और जब हम कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब दो कंपनी की वैल्यू है जो भी है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन कितना ज्यादा कमा रही है ओवरऑल? क्योंकि हर एक बैंक जो है, देखिए वो ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाला है अगले 10 सालों में, राइट। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो कंपनीज भी करेंगी, बट यहाँ पे कौन कितना बढ़िया मार्जिन कमा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी कंपनी के लिए तो बैंक्स का मार्जिन ऐसे निकलता है। तो आफ्टर हिटिंग अ पीक ऑफ 3.3% इन थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तीसरे क्वार्टर में 3.3% का पीक था NIM का, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में आ गया, बैंक्स का जो मार्जिन है ना, प्रॉफिट मार्जिन, ये कम हो रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट मार्जिन में कहूंगा 3.13% आ गया, क्योंकि कॉस्ट जो है फंड की वो बढ़ गए, ठीक है। तो जो डिपॉजिट्स है अब 7 की जगह मान लीजिए ये हो गया अब 7.5%, तो यहाँ पे आधे % का लॉस बैंक को झेलना पड़ा यहाँ पे। तो बैंक जो है स्टिल ग्रैपल कर रहे हैं RBI की पॉलिसी रेट इंक्रीजेस से, जिसकी वजह से डिपॉजिट्स जो है कॉस्टली हो गए हैं, राइट। और इंटरेस्ट पेबल जो है बैंक्स का वो बढ़ गया है, FD पे ज्यादा देना पड़ रहा है, RD पे ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि FDs एंड RD सबको पता होगा, रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट जो बैंक में जमा करते हैं पैसे, तो आपको बैंक इस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कई इंडिया में बहुत ही फेवरेट इन्वेस्टमेंट है ये लोगों का। इंडिया में काफी लोग प्रेफर करते हैं FDs करना, क्योंकि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो NIM जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू फर्दर मॉडरेट। तो बैंक्स के लिए जो इनके इंटरेस्ट मार्जिन है ये फर्दर और मॉडरेट होंगे, ठीक है, और वापस से प्री रेट साइकिल लेवल्स पे जाएंगे, जो कि देखा गया था 22 के अराउंड, 2022 के अराउंड, रेटिंग एजेंसी का ये कहना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, इनका NIM में कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो ये है 2.45% एंड 3. तो प्राइवेट बैंक्स का मार्जिन देखिए कितना बड़ा है, और पब्लिक बैंक्स जो है अगर आप देखें उनका मार्जिन काफी कम है कंपैरेटिवली। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी कम कमा रहे हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जब भी वो 1 रुपये डिपॉजिट लेते हैं और 1 रुपये, वही 1 रुपये का अगर लोन देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज आपके लिए समझने लायक थी और इम्पोर्टेंट थी। आई होप कि आपको समझ में आया हो। आते हैं अगले आर्टिकल पे। जनरेशनल AI कैन ऐड $1.5 ट्रिलियन टू GDP बाय 2030, ये कहना है EY का, ठीक है। अर्नेस्ट एंड यंग जो है काफी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अर्नेस्ट एंड यंग बिग 4 हम कहते हैं इन फर्म्स को, ठीक है। तो जनरेशनल AI किसे कहते हैं? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं चैट GPT, ठीक है। ये होती है जनरेशनल, ये बेसिकली लैंग्वेज मॉडल है जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं इससे। तो जनरेटिव AI जो है ये पोटेंशियली ऐड कर सकता है 1.2 to 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स टू इंडियाज GDP ओवर द नेक्स्ट 7 years एज पर द रिपोर्ट बाय EY। रिपोर्ट का टाइटल था idea of India. Generative AI's potential to accelerate India's digital transformation. तो इंडिया ऑलरेडी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर चुका है कई चीज़ों में, राइट, जैसे कि UPI है, ONDC है। तो अब यहाँ पे जब अगर बात आती है जनरेशनल AI की, तो हम किस तरीके से इसे इंटीग्रेट कर पाते हैं ग्लोबल लेवल पे, 140 करोड़ लोग इसे कैसे यूज कर पाए बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी ज़्यादा आप कह सकते हैं जिसे टेक्निकल नॉलेज ना हो, वो भी इसे कैसे यूज कर पाए, ये एक चैलेंज होगा, राइट। बट यहाँ पे आप देखिए कि
1.2 to 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स अगर ये ऐड कर सकता है इंडिया की इकोनॉमी में, तो जो कंपनीज अभी एआई पे वर्क कर रही है वहाँ हमें बिल्कुल भी इग्नोर उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा होगा हम लोगों के लिए कि हम उन कंपनीज पे ज़रूर ध्यान दें जो इस वक्त एआई पे वर्क कर रही हैं, क्योंकि आगे जाके जो ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगी वो टेक कंपनीज, वो ऑफ कोर्स ज़्यादा बेटर होना चाहिए बाकी टेक कंपनीज से जो इस वक्त लगाज हैं, जो लैक कर रही है एनी एआई नोहा। तो एआई में कौन सी कंपनी रिसर्च कर रही है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है, ठीक है। और लिस्टेड कंपनीज कौन कौन सी हैं स्पेशली, और ये जो रेस है दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट रेसेस अभी आप बोल सकते हैं इंडिया में भी, कि कौन कितना जल्दी अपने एआई कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, बिकॉज नेक्स्ट बिग थिंग जो है ये एआई ही है इंडिया में इस वक्त। एंड यहाँ पे पैसा भी है, राइट, क्योंकि आप इसे ग्लोबल लेवल पे स्केल कर सकते हैं। हर एक इंसान आप यूज कर सकता है, हर एक बिजनेस यूज कर सकता है, स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं, सब यूज कर सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से लेके लॉ से लेके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हर जगह एआई का यूज हो सकता है और हम उसे और ज़्यादा बेटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर स्विफ्टली अडॉप्टिंग एआई फर्स्ट अप्रोच टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि वो कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ा पाए, ठीक है। एआई फर्स्ट अप्रोच है उनका कि भाई हमें एआई फर्स्ट है, एआई इंटीग्रेट करना है हमें। तो कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इंगेजमेंट बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे एजिलिटी बढ़ रही है इन डिलीवरिंग डिजिटल कैपेबिलिटीज। यहाँ पे अगर आप देखें अर्ली स्टेजेस में ट्रिमेंडस सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म है एआई को लेके, और इंडिया में तो स्पेशली आप देखेंगे अगर तो अच्छा खासा यहाँ पे हम वेलकम कर रहे हैं एआईज को और जो कंपनीज को जो एआई पे वर्क करती हैं। स्टिल इंडिया में हमें काफ़ी कैचअप करना है। अगर आप यूएस से कंपेयर करें तो दे आर फार अहेड ऑफ एनीबडी अभी इस टाइम पे। अगर आप ग्लोबली कंपेयर करते हैं जितने भी एआई मॉडल्स, लैंग्वेज मॉडल्स भी आ रहे हैं वो उनके पास से ही आ रहे हैं। स्टिल इंडिया में भी जो टेक कंपनीज हमारी, इन्होंने बड़े बड़े डील साइन किए हैं एआई के लिए, इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, सबने अनाउंस किया है। और भी कंपनीज है, ये एक्सक्लूसिव कंपनीज नहीं है ऐसी। तो ये आपके रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी ऐसी कंपनीज ढूंढ पाते हैं जो एआई पे ज़्यादा आगे है एज कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है। धन्यवाद।